नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, जेएसएससी से जेल, झारखंड में जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। मैया सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त जारी। 12 जिलों की महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये जमा होने शुरू। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी कर दी है। इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में कुल 5,000 की राशि भेजी जा रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार ये भुगतान 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में राज्य के 12 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 जमा होना शुरू हो गया है। बाकी जिले की महिलाओं को भी अगले कुछ दिन में राशि मिल जाएगी। पहले चरण में जिन महिलाओं को भुगतान शुरू हुआ है उनमें है रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल है। इन जिलों के आवेदन पहले से ही सत्यापित हो चुके थे और बैंक खाते डीबीटी के लिए तैयार पाए गए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं को 16वीं किस्त मिल चुकी है, अब उन्हें दोनों किस्तों का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। वही जिनकी पिछली किस्त रुकी थी, उनके खाते में भी दोनों किस्तों की राशि भेजी जा रही है। 17वीं और 18वीं किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। आवेदन क्रमांक या आधार नंबर और पासवर्ड डालें। लॉगिन के बाद भुगतान स्थिति वाले विकल्प पर जाएं। मोबाइल नंबर डालकर OTP से सत्यापन करें। स्क्रीन पर किस्त से जुड़ी जानकारी दिख जाएगी। अगर पैसा खाते में आ चुका है तो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर SMS मिलेगा। SMS नहीं मिलने पर पासबुक अपडेट कराएं। नजदीकी CSC सेंटर जाकर जानकारी लें। जिन महिलाओं के खाते में अभी राशि नहीं आई है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान सभी जिले में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। माध्यमिक आचार्य परीक्षा के 40% अभ्यर्थियों को समय पर नहीं मिला प्रवेश पत्र। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 40% अभ्यर्थियों को समय पर प्रवेश पत्र नहीं मिल सका। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अभ्यर्थी संजू कुमारी समेत अन्य ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि सभी अभ्यर्थियों ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के लिए समय पर आवेदन किया था और सभी पात्रता शर्तें पूरी की थी। इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि JSSC द्वारा पहली बार लागू की गई ईमेल ID आधारित एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रणाली पूरी तरह विफल साबित हुई। न तो अभ्यर्थियों को समय पर SMS या ईमेल के जरिए कोई सूचना दी गई, न ही आयोग ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की। याचिका में बताया गया कि सही जानकारी भरने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके। कई मामले में तो परीक्षा समाप्त होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किए गए। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से मांग की कि उनके पेपर 1 में प्रवेश पत्र तत्काल जारी किए जाए। साथ ही पेपर 1 की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाए और उन्हें पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। सारंडा जंगल में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अब तक 16 ढेर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पिछले 30 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान एक और माओवादी मारा गया, जिससे अब तक कुल 16 माओवादी ढेर हो चुके हैं। ये मुठभेड़ गुरुवार 22 जनवरी की सुबह हुई थी। ऑपरेशन मेगाब्रू के तहत झारखंड पुलिस और कोबरा बटालियन 209 ने संयुक्त कार्रवाई की। मुठभेड़ करीब 7 घंटों तक चली। इनमें किसी भी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मारे गए माओवादियों में एक बड़ा नाम पतिराम मांझी उर्फ अनलदार उर्फ तूफानदा का है, जो CPI माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। उस पर झारखंड में 1 करोड़ रुपए, ओडिशा में 1.2 करोड़ रुपए और NIA की ओर से भी इनाम घोषित था। इसके अलावा 14 अन्य माओवादी भी मारे गए, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। अब तक 13 माओवादियों की पहचान हो चुकी है। बाकी की पहचान की प्रक्रिया जारी है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान भी बरामद किया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय लाया जाएगा। फिलहाल पूरा इलाका घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि सारंडा जंगल झारखंड में माओवादियों का आखिरी गढ़ था, जहां अब उनकी ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। अनुमान है कि राज्य में अब केवल 60-65 माओवादी ही बचे हैं।
झारखंड पुलिस के आईजी माइकल राज एस और सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे बड़ी जीत बताया और बचे हुए माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कराना है। झामुमो ने समय रहते चला दिया दांव, गठबंधन में बढ़ी खटपट, आदित्यपुर में सियासी गर्मी तेज। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। झामुमो द्वारा समय से पहले मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा किए जाने से महागठबंधन में खटपट की स्थिति बन गई है। झामुमो ने मेयर पद के लिए भंगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने वार्ड प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। झामुमो के इस फैसले से गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और राजद असहज की स्थिति में आ गए हैं। दोनों दल अभी तक आपसी सहमति से उम्मीदवार तय करने की तैयारी में थे। झामुमो के इस कदम से पार्टी के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। टिकट नहीं मिलने पर नाराज केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी और जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो पार्टी नेतृत्व से संपर्क कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वही विपक्षी दल भाजपा में भी मेयर पद को लेकर दावेदारों की संख्या ज्यादा है। 3 बार की पार्षद प्रभासिनी कालुंडिया के अलावा रमेश हांसदा, भास्को बसेरा, संजय सरदार और बरोजोराम हांसदा मेयर पद की दौड़ में शामिल है। टिकट के लिए भाजपा नेता वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। 24 जनवरी को सरायकेला में बैठक के बाद राजशुमारी की जाएगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का नाम दिल्ली भेजा जाएगा। झामुमो की जल्दबाजी से कांग्रेस और राजद की रणनीति प्रभावित हुई है। राजद ने पहले बैठक कर कहा था कि उम्मीदवार सर्वसम्मति से तय किया जाएगा, लेकिन झामुमो ने उनकी सहमति का इंतजार नहीं किया। कांग्रेस नेता जगदीश नारायण चौबे सार्वजनिक रूप से विकास और जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर ये तय किया जा रहा है कि गठबंधन के साथ रहना है या नहीं। इस पर अंतिम फैसला प्रभारी मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बातचीत के बाद लिया जाएगा। कुल मिलाकर आदित्यपुर नगर निगम चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा, जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और आबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल, झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करते रहें। नक्सल से राजनीति तक फैला वन्यजीव तस्करी का नेटवर्क, 3 राज्यों में करोड़ों का कारोबार। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के जंगलों में चल रहा वन्यजीव तस्करी का नेटवर्क सिर्फ शिकारियों तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया कि इसके पीछे नक्सल पृष्ठभूमि, राजनीतिक संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का गठजोड़ काम कर रहा था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की संयुक्त कार्रवाई में इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान 61 शिकारी और तस्कर गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क नक्सल प्रभावित इलाकों से शुरू हुआ और राजनीतिक संरक्षण के चलते मजबूत होता गया। बाद में इसका संपर्क अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़ गया। इसी रास्ते से करोड़ों रुपए के दुर्लभ वन्यजीव और उनके अंग जंगलों से बाहर भेजे जाते रहे। इस रैकेट की अहम कड़ी लातेहार जिले के गारो निवासी राजू उराव को माना जा रहा है। वो 2007 से 8 में नक्सल संगठन छोड़कर मुख्य धारा में आया था और बाद में राजनीतिक संपर्कों के जरिए नेटवर्क को संचालित करता था।
गिरफ्तार तस्करों में कई ऐसे लोग हैं जिनका स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव बताया जा रहा है। इनमें औरंगाबाद के मोहम्मद सिराज पर सांप के जहर की तस्करी, जबकि बक्सर के जयराम सिंह, मधुबनी के अजय कुमार झा और पंकज कुमार झा, मुजफ्फरपुर के धीरज कुमार श्रीवास्तव और इंद्रजीत कुशवाहा पर तेंदुआ और हिरण की खाल की तस्करी के आरोप है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कुछ तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिस वजह से वो लंबे समय से कानून की पकड़ से बाहर रहे। कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक संरक्षण और फंडिंग को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले है उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग का गठजोड़ बेनकाब, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोह के बीच का गठजोड़ का खुलासा हुआ है। दोनों गैंग मिलकर रंगदारी और फिरौती वसूलने के लिए गोलीबारी कर दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। हालांकि पुलिस की समय पर कार्रवाई से यह साजिश नाकाम हो गई। यह खुलासा सुजीता सिन्हा गिरोह से जुड़े 8 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। SP रिश्मा रमेश ने शुक्रवार को पुलिस सभागार में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चियांकी स्थित और सिंगरा के निर्माणाधीन ओवरब्रिज के समीप अपराधी गोलीबारी कर दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों जगह पर छापेमारी कर कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 2 कट्टा, 4 मैगजीन, 14 कारतूस, दहशत फैलाने वाले पर्चे और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के मैरोना निवासी अमित चौधरी उर्फ ऋतिक चौधरी 25 वर्ष, लेस्लीगंज के चौरा निवासी आकाश शुक्ला 25 वर्ष, तरहसी के छखनाडी निवासी कौशल पासवान उर्फ सौरभ कुमार 19 वर्ष, पाटन के सुठा निवासी बाबी कुमार 19 वर्ष, सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा निवासी नीरज चंद्रवंशी 20 वर्ष, हैदरगंज के रजबंधा निवासी छोटन पासवान उर्फ अलक्स पीहू 25 वर्ष, पाटन के इमली कुमराहा निवासी अख्तर अंसारी 19 वर्ष और लेस्लीगंज के हरतुआ निवासी अविनाश गिरी 25 वर्ष शामिल है। SP ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनका मकसद प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के नाम पर NHAI के कार्यस्थल पर मजदूरों पर फायरिंग कर डर का माहौल बनाना था, ताकि मोटी रंगदारी वसूली जा सके। उन्होंने बताया कि सुजीत सिन्हा गैंग का कुबेर नाम से एक आदमी चला रहा था। यही कुबेर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के बीच संपर्क का काम कर रहा था और युवकों को अपराध के लिए संगठित कर रहा था। अमित चौधरी उर्फ ऋतिक इस गिरोह का मुख्य हैंडलर था, जो कुबेर से मिले निर्देशों को अन्य अपराधियों तक पहुंचाता और वारदात की योजना बनाता था। SP के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद अमित चौधरी के विदेश भागने की योजना थी। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यदि कोई पकड़ा जाता तो उसे प्रिंस खान का नाम लेने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि वो फिलहाल विदेश में है। इस कार्रवाई से प्रशिक्षु DSP राजीव रंजन, सदर और पंडवा थाना की पुलिस, TPO1 और तकनीकी शाखा की टीम शामिल थी। ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।